नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया हाउस में। मैं हूं आपके साथ आरती राय। आज हम पहुंचे हुए सेक्टर 16 महिला पुलिस थाने, जहां हमारे साथ मौजूद है यहीं पे महिला जो महिलाओं को देखती है। सबसे प्रथम जाने उनके परिचय के बारे में। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, मैं हेमा कौशिक, प्रोटेक्शन ऑफिसर। मैं महिला थाना सेक्टर 16 में पोस्टेड हूँ और हमारा विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग। हम 2009 से पुलिस के साथ अटैचमेंट में काम करते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम थी कि महिला एवं बाल विकास विभाग के जो संरक्षण अधिकारी एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी हैं वो पुलिस के साथ उनके साथ बैठकर ही कार्य करें और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुंचाने में मदद करें। जी, ये जो महिलाओं के ऊपर जो आप महिलाओं को जागरूक के लिए यहाँ पे बैठे हैं, अब कितना समय आपको इस डिपार्टमेंट में हो गया? कब से आप यहाँ पे ये काम कर रही हैं? मैम, इस डिपार्टमेंट में हमें 12 साल हो गए और 12 साल में हम लोग घरेलू हिंसा अधिनियम और बाल विवाह जो बच्चों के रोकने के लिए जो अधिनियम है उस पर हम काम करते हैं। और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत हम DLSA के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ से वकील भी दिलवाते हैं फ्री में और उसमें हम काम करते हैं। आपने जो बताया घरेलू हिंसा के, आप जो महिलाओं के फेवर में या फिर जो भी है उनके प्रति आप बोलती हैं, तो किस तरह से आप उनको, पहले तो महिलाएं काफ़ी डरी रहती हैं घरेलू हिंसा को लेके, तो किस तरह आप उन्हें आश्वासन देती हैं, किस तरह के यहाँ पे उन्हें मतलब ट्रीट किया जाता है? देखिए, महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा है वो कोई भी महिला हो, चाहे वो बहन है, बेटी है, माँ है, बुआ है, कोई भी महिला, सास है, बहू है, किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा अगर है, चाहे वो बेसिकली किसी पुरुष के द्वारा हिंसा, चाहे वो भाई के रूप में है, चाहे पिता के रूप में है, चाहे देवर है, चाहे पति है, मतलब कोई भी अगर महिला के साथ उसके घर में अगर कोई हिंसा होती है तो हम उसको यही समझाते हैं कि आप हमारे पास आ सकते हैं। उसमें जो प्रोसीजर है वो 2 तरह का है कि एक तो कई बारी महिलाएं कहती हैं कि यहीं पे बुला के मेरे भाई को समझा दिया जाए, या मेरे बेटे के साथ दिक्कत है उसे समझा दिया जाए, या मेरे पति के साथ दिक्कत है यहाँ बुला के समझा दिया जाए। तो यहाँ पे हम उनको दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग भी करवाते हैं और अगर उनका समझौते की बात बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा हम DLSA से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से फ्री वकील की सुविधा मुहैया करवाते हैं। हम यहाँ पे उनके लिए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो कार्रवाई है, जो पैरवी है, वो कागज़ तैयार करते हैं। जो उनकी एप्लीकेशन है सेक्शन 12 के तहत वो पूरी तरह से तैयार करके एक जो इलाका मजिस्ट्रेट है उनकी नॉलेज में बात लाते हैं कि इस तरह से ये जो महिला है और ये आपके अधिकार क्षेत्र में रहती है और इसके साथ परेशानी है, आगे की कार्रवाई वकील के द्वारा की जाती है। जैसे कि महिलाएं रहती हैं, अपनी घरेलू जो समस्याएं रहती हैं वो सहन कर लेती हैं, पुलिस थाने में या फिर महिला थाने में नहीं लाती। उन्हें लगता है कि इस चीज़ का उनके जो पारिवारिक जीवन है उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है, तो उस चीज़ में आप कोर्ट तक ना ले जा करके उस चीज़ को, घरेलू जहाँ मामला है उस तरह किस तरह उसका निपटारा करती है, क्या उसका सॉल्यूशन आप निकालती हैं? देखिए, पहले ही मैंने बताया कि हम काउंसलिंग की ज़रूर कोशिश करते हैं कि एक तरह से ये है कि अगर काउंसलिंग में दोनों पक्षों को बातचीत के माध्यम से उनकी समस्या सुलझ जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है। कि कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बात पे नाराज़गी हो जाती है और वो एक तीसरा पक्ष जो हमारी तरह है वो एक उनको अगर सहायता दे रहा है, उनको समझा रहा है प्रोफेशनल तरीके से, तो उनकी छोटी छोटी बातों के समाधान हो जाते हैं और बात कोर्ट कचहरी तक नहीं जाती है। और अगर कोर्ट कचहरी तक भी बात जाती है तो वहाँ पे भी मैं ये कहूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है दैट इज़ ए प्रिवेंटिव एक्ट। उसमें ऐसा नहीं है कि घर, वहाँ पे भी घर बसाया ही जाता है। जो एक लोगों की धारणा थी कि नहीं जी अब तो हम जेल चले गए, अब तो हम इसको घर नहीं बसाएंगे, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। लोगों से बार बार अनुरोध भी किया है, उनको बताया भी गया है कि घरेलू हिंसा जो अधिनियम है उसके तहत जैसे हम यहाँ काउंसलिंग करते हैं ऐसे कोर्ट में भी काउंसलिंग होती है, वहाँ भी मीडिएशन सेल हैं, वहाँ भी जज साहब की नॉलेज में बात रहती है कि हाँ ये महिला के साथ उत्पीड़न है। कई बार बात छोटी सी होती है, घर में वैसे सब ठीक चल रहा है बट छोटी सी बात है कि पति, महिला, बच्चे थोड़ा बड़े हो रहे हैं, उसको ये लगता है कि इंडिपेंडेंट मुझे भी 2-3 हज़ार रुपये घर में खर्चा दे पति, और वो हमारे समझाने पे अगर उसको नहीं समझ आ रहा, उसको लगता है मैं घर में सारी चीज़ ला के दे रहा हूँ, राशन ला के दे रहा हूँ, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा दे रहा हूँ, तो इसको अलग से 2-3 हज़ार रुपये क्यों दूँ। कई बार होता है आदमी ज़िद में नहीं देता है, तो वहाँ पे ये है कि जज साहब के कहे अनुसार इसमें एक खर्चा का प्रावधान भी है। तो घरेलू हिंसा में तो उसको खर्चा वहाँ पे मिल जाता है महिला को। इसमें काफ़ी सारा रिलीफ है कि महिला का घर ना बिगड़े और घर में ही रह के
वो सही से रहे। जैसे मारपीट है, मारपीट अगर किसी महिला के साथ हो रही है और उसमें अगर वो 2 बार 3 बार चौकी थाना जाती है, कोई एफआईआर हो जाती है या अपने मायके चली जाती है, तो कई बार घर बसने में दिक्कत आती है। वहीं पति के घर में, ससुराल घर में रहते हुए अगर महिला हमारे माध्यम से शिकायत करती है या वकील के माध्यम से भी शिकायत करती है कि जी मेरे साथ घर में मारपीट हो रही है, तो उसको संरक्षण आदेश, प्रोटेक्शन ऑर्डर के जो प्रावधान है वो भी जज साहब देते हैं। और प्रोटेक्शन ऑर्डर ये है कि अब ये महिला के साथ जो मारपीट है वो जज साहब के संज्ञान में है, और आगे अगर आप उसके साथ दोबारा मारपीट करते हैं तो आपका ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर के तहत जज साहब आपको 1 दिन से लेके 1 साल तक की सज़ा या 20,000 तक का जो पेनल्टी प्रावधान है वो भी लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास या पुलिस के पास उसको सज़ा देने का कोई प्रावधान नहीं है। हम तो दोनों, चाहे मैं हूँ चाहे वो पुलिस है, हम तो एक जिसे कहते हैं कानून के दायरे में काम करके अपनी फ़ाइल को जज साहब तक पहुँचा सकते हैं कि जी हमने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन ये बात हमारे समझाने से नहीं बनी है। तो उनके पास जो आगे जो लीगल पावर्स हैं वो वहाँ लाई करती हैं, तो वो वहाँ पे महिला को रिलीफ मिल जाता है। तो इसलिए अगर कोर्ट में भी जाना पड़ता है तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जैसे कि घरों में जो मीडियम क्लास के लोग हैं वो थाने तक जाने को बहुत एक बड़ी चीज़ समझ लेते हैं। महिला इस चीज़ को बहुत बड़ा समझ लेती है कि नहीं, मेरा घर जो मामला है वो पुलिस तक चला जाएगा। जिस चीज़ को लेके मैडम ने बताया अभी कि खर्चे को लेकर ससुराल या मायके में रुकने तक हर चीज़ को लेके छोटी छोटी कानून है वो बनाए गए हैं। कॉम्प्रोमाइज़ जो चीज़ है वो यहाँ पे कराई जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, ज़रूरी हर मामला थाने तक आए। मैडम बच्चियों के लिए आपने क्या कानून है इस चीज़ में कि बच्चियों को जागरूक के लिए क्या आप यहाँ व्यवस्था है? देखिए बच्चों का हम चाइल्ड मैरिज देखते हैं कि जो 18 साल से छोटी लड़की और 21 साल से छोटा लड़का है जो है उनके जो बाल विवाह जो करवाए जाते हैं वो गलत है कानूनी रूप से, और उसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं कि आप ये बाल विवाह ना करवाएं। अगर आप बाल विवाह करवाते हैं और साक्ष्य प्रूफ मिलने के बाद जेल जाने का प्रावधान है, उन्हें वो बताया जाता है। और इस तरह अगर किसी का बाल विवाह हो जाता है तो बाल विवाह बच्चे को भी बताया जाता है स्कूलों में। इसीलिए हम बार बार जाके सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट स्कूल्स में लेक्चर देते हैं कि ताकि बच्चे तक को मालूम हो कि अगर घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी है तो वो शादी नल एंड वॉइड बच्चा हमारे माध्यम से करवा सकता है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यही अपील करूँगी कि अगर 18 साल से छोटी लड़की और 21 साल से छोटे लड़के की शादी की जाती है तो वो कानूनन अपराध है, और अगर कोई बच्चा चाहे तो वो मेरे माध्यम से अपनी शादी को नल एंड वॉइड करवा सकता है। जैसे कि पहले टाइम में बच्चियों की बहुत छोटी उम्र में शादी करवा दी जाती थी, ना ही तो माँ बाप को ये था कि शादी है एक ठीक है तो दूसरे से भी करा देते हैं, और बच्चियों को इस चीज़ की पता नहीं थी कि कहाँ तक ये चीज़ ठीक है, कहाँ तक ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इस चीज़ में अब जागरूकता आई है, लड़कियाँ इस चीज़ को समझी हैं कि हमारी इस एज में शादी होनी ठीक है। देखिए इस चीज़ में जागरूकता आई है। अभी कई बार हमारे पास बच्चियाँ खुद भी फ़ोन कर देती हैं, बशर्ते कि क्योंकि स्कूल में जा के हम उनको ये बताते हैं, ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि हमारे पास जहाँ से भी फ़ोन कॉल आएगी हम नहीं बताएंगे। तो कई बार बच्चे खुद भी बता देते हैं, उनकी कोई सहेली बता देती है, तो उससे ये है कि हम समय रहते वो शादी रुकवा देते हैं। मतलब अगर कोई अपनी पहचान छुपाना चाह रहा है तो उस चीज़ को माना जाता है, उस चीज़ को छुपाया भी जाता है। देखिए चाइल्ड मैरिजेस के केसेस में हमेशा ही पहचान छुपाई जाती है कि कभी भी ये नहीं बताया जाता कि हाँ फलाने बंदे ने शिकायत की है। इसलिए पब्लिक से, आम जन से अनुरोध है कि अगर आपको पता लगता है कि कोई आपके आसपास चाइल्ड मैरिज हो रही है तो बेहिचक आप 100 नंबर 1091 या कंसर्न थाना चौकी या मेरे पर्सनल नंबर पे आप कभी भी बताएं, यू आर मोस्ट वेलकम। हम तुरंत प्रभाव से जो बाल विवाह है उसको रुकवाते हैं। जैसे मैडम स्लम बस्तियाँ जो हर किसी का ध्यान बहुत कम जाता है, वहाँ पे बच्चे भी बहुत कम इस चीज़ को तरफ जागरूक हैं कि पढ़ाई शादी, तो वहाँ जाकर आप कैसे उन्हें अवेयर करती हैं, कैसे उन्हें समझाती हैं? देखिए हर स्लम बस्ती है या चाहे कोई छोटी बस्ती है, वहाँ कुछ ना कुछ उन्होंने अपना प्रधान टाइप लोग बुलाए होते हैं। वहाँ पे उनका ऐसा नहीं है कि वहाँ स्लम में कोई उनका मोजिज़ नहीं होता है। वहाँ उन मोजिज़ लोगों के माध्यम से हम पंचायत करते हैं, उनको लोगों को अवेयर करते हैं। वो उनकी जो प्रधान हैं उनको भी बुलाया जाता है, उन्हें भी समझाया जाता है। फिर उनको कहा जाता है कि आप हफ्ते 10 दिन में कभी आप 15-20 लोग हैं या 50 लोग हैं, जितने भी ले आएंगे, अगर आप उनको इकट्ठा करेंगे तो हम आके उनसे मिलना चाहेंगे। जब हम मिल के कई बार बात करते हैं, रूबरू होते हैं, तो उसमें कई बार लोगों को फ़र्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये हम बार बार समय पे
ये एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। जैसे कि कुछ महिलाएं हैं जो थाने में आने से डरती हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मीडियम क्लास की जो महिलाएं हैं वो सहन तो कर लेती हैं पर थाने तक अपनी परेशानियों को लाने बड़ा हिचकती हैं। तो यहाँ पे क्या उस चीज़ की प्रक्रिया है, कैसे महिलाओं को संभाला जाता है, समझाया जाता है, फिर इस चीज़ को लेकर उसे बताया जाता है, उस चीज़ की पूरी क्या प्रक्रिया हमारी महिलाओं को लाइव आप बताइए। देखिए, महिला थाना इसीलिए खोले गए थे, जो मनोहर लाल सरकार की जो पॉलिसी थी, जो खट्टर सरकार का जो एक संवेदनशीलता वाला जो वो था नज़रिया, वो यही था कि महिला थाने खोले जाएं। देखिए, आम थाना में जाने में हम कहीं सोच सकते थे कि शायद कोई महिला जाने में परेशान होती हो, लेकिन महिला थाने जहां संतरी से लेके ऊपर अधिकारी तक ही महिलाएं हैं। तो अब 4 साल में महिला थानों ने अपने आप को इतना अच्छे से स्थापित किया है कि, और सरकार की ये जो पॉलिसी है बड़ी काबिले तारीफ़ है कि अब महिलाएं थाना आने से झकती नहीं है, क्योंकि उनको डर नहीं लगता, क्योंकि आगे जो आईओ है वो भी महिला है, एसएचओ है वो भी महिला है, प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो भी महिला है, एसीपी है वो भी महिला है। तो जब सभी महिलाएं हैं तो इसलिए थाने में कभी भी 24/7 महिलाएं आती भी हैं, खूब आती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब वो वाला जो स्टिग्मा था थाने वाला, वो तो हरियाणा में ख़त्म हो गया। जी। जैसे महिलाओं के लिए अलग थाना खोला गया, ऐसे महिलाओं के लिए अलग कॉल भी निकाली गई है। तो वहाँ पे जैसे महिलाएं कॉल करती हैं तो कितने समय में आने का और वहाँ कैसे उनकी सेफ्टी रखने का, कैसे उनके बचाव का क्या प्रावधान है? देखिए, वैसे तो 1091 और जो दुर्गा शक्ति ऐप है काफ़ी सक्सेसफुल ऐप है, और विदिन 5 मिनट्स 7 मिनट्स एरिया का जो आपका जो पुलिस थाना वाला है, पीसीआर राइडर है, वो पहुंच जाता है। जी, जैसे आपने बताया आप जागरूक करती हैं स्कूल में जाके, कॉलेज में जाकर, ऐसे आपने कहाँ पे जागरूक किया है और कितना आपको लगा है कि उन पे असर हुआ है? उसके बाद आपकी कॉल या ऐसी कुछ आती है, आपको रिस्पांस मिलता है उन चीज़ों का? काफ़ी रिस्पांस मिलता है। हम जैसे देखिए कहीं पे भी, अब जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम शाही एक्सपोर्ट पे ही गए, शाही एक्सपोर्ट में महिला वर्कर ही हैं हमारी, हम महिलाओं को जागरूक करते हैं। जितनी बार भी हम जाते हैं ऐसा नहीं हुआ कि हमें 5-7 महिलाओं ने अप्रोच ना किया हो। तो साल में हमारी कोशिश ज़रूर रहती है कि हर 2-3 महीने के बाद ऐसी बड़ी जगहों पे जहाँ पे हमारी महिला वर्कर्स हैं, एम्ब्रो है जैसे, तो शाही एक्सपोर्ट है, यहाँ ज़्यादा संख्या में महिलाएं हैं। बाकी तो देखिए, अब जैसे इधर है 6 सेक्टर में हमारी यूनिट्स हैं, वहाँ पे भी महिलाएं हैं लेकिन कम संख्या में हैं। 24-25 की तरफ भी हैं कम संख्या में, लेकिन जहाँ ज़्यादा संख्या में हम वहाँ ज़्यादा जाते हैं। पॉलिटेक्निक्स हैं हमारे, अब जितने कॉलेजेस हैं आजकल, तो देखिए थोड़ा लॉकडाउन की वजह से कॉलेजेस में आना जाना कम हो गया है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस अभी खुले नहीं हैं। लेकिन हमारा पंचायत के माध्यम से सरपंचेस हैं, वहाँ पे हम कहीं ना कहीं अपनी कोशिश करते हैं। हमारे आंगनवाड़ी सेंटर हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ लोगों को अप्रोच करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो स्लम बस्ती हो, चाहे वो सेक्टर एरिया हो, क्योंकि हर एरिया में हमारी आंगनवाड़ी है। तो हम जब भी कहीं जाना होता है तो हमारा आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, वो हमारी काफ़ी मदद कर देता है। और वैसे भी एक हमारी रूटीन में मीटिंग्स भी होती रहती हैं, जो सर्कल मीटिंग्स कहते हैं हम अपने महिला एवं बाल विकास विभाग में। तो और हमारे धीरे इनके काफ़ी हमारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, बेटी बचाओ अभियान है, कुआं पूजन है, तो उसमें भी हमारी काफ़ी सारी महिलाएं उस ब्लॉक पे आई होती हैं, तो हम तब भी जाके लेक्चर देते हैं। अब आप जो काफ़ी इस चीज़ में सुधार भी आया, अब फिर भी काफ़ी एरियो में देखने को मिलता है लड़कियों का बाल विवाह हो जाता है, उनके साथ महिलाओं के साथ किसी भी महिला को, बच्ची को पहली बार ही अगर कोई थप्पड़ मारता है, उसको तभी उसको हाथ पकड़ के रोकना चाहिए। आप इमीडिएटली, क्योंकि आप अगर मार एक बार खाते हैं तो दूसरी बार अपने मार खाने का न्योता खुद दे रहे हैं। ये मेरा मानना है, क्योंकि अगले को लगता है कि ठीक है आज एक थप्पड़ मारा, कल 2 मारो, 3 मारो, ये सह लेती है। वो आपकी सहनशीलता की कैपेसिटी देखता जाएगा और वो उसको लगता है कि ये सह रही है और ये दिस इज़ माई राइट। तो जो गलत बात है वो फर्स्ट टाइम अगर आप उस चीज़ को समझ लेते हैं कि मुझे इसे रोकना है, तो काफ़ी हद तक कामयाबी मिलती है। और मार तो किसी भी सूरत हाल खानी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, जैसा इन्होंने बताया कि महिलाओं को कभी भी दबके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय सभ्यता में नारी को प्रथम स्थान दिया गया है। ऐसी न्यूज़ के साथ हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।